राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। संसद का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े परिसीमन पर विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा भरोसेमंद नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सुबह पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आप नेता संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित घर पर छापेमारी की। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास है। फसई ने फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सिंग के दौरान स्पाइस जेट का एक विमान अक्सा एयर के विमान से टकरा गया। नोएडा में प्रदर्शनकारी मजदूरों के हालात का जायजा लेने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम राहत को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अब पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई। दिल्ली में गर्मी अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में तापमान में गिरावट से हल्की ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन अब मौसम का रुख बदल चुका है और राजधानी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपसभापति पद पर लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर हरिवंश नारायण सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सदन के उनके प्रति गहरे विश्वास और अनुभव का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी ने सदन को साथ लेकर चलने और कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सहज कार्यशैली और अनुभव ने सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनका नया कार्यकाल भी संतुलन, समर्पण और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ
और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है। और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। दिल्ली में स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईस्ट विनोदनगर बस डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन बसों के जुड़ने से राजधानी में कुल बसों की संख्या 6300 हो गई है, जिनमें 4550 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बसों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। साथ ही दिल्ली रोहतक के नए अंतर्राज्यीय रूट की शुरुआत और मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल को भी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने ईस्ट विनोदनगर डिपो में नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन पर भी सभी को बधाई दी। एक साथ 4 उद्घाटन, जिसमें 200 नई ईवी बसें आज दिल्ली की सड़कों पे जुड़ रही है और इन बसों के बाद दिल्ली में टोटल हमारी बसों की संख्या 6300 हो जाएंगी और जिसमें से 4550 बसें केवल ईवी बसें हैं। ये दिल्ली ने इतिहास रचा है। इस इतिहास रचने पे मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आप सबको अनेकों शुभकामनाएं और बारंबार बधाई। 200 नई ईवी बसें, जिसमें से 140 तो देवी बसें हैं। वो देवी बसें जो दिल्ली की सड़कों को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ती है, छोटी छोटी संकरी गलियों में भी जा करके लोगों को परिवहन सुविधाएं देती है। साथ ही आज जो अंतर्राज्यीय बसों की श्रृंखला में नया रूट दिल्ली रोहतक का शुरू हुआ है, इसके लिए भी मैं दिल्ली को बधाई देती हूं। और नए बस टर्मिनल के रूप में मदनपुर खादर, ये बस टर्मिनल हम सबके लिए एक नया स्टेप है, जिसमें हमारी
लोगों को, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं। और आज ये विनोद नगर डिपो, ईस्ट विनोद नगर डिपो में नया प्रशासनिक भवन हम सब ने देखा। मैं हमेशा मानती हूं कि हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए बेहतर माहौल मिलना चाहिए। उसके बैठने की जगह, उसके काम करने की जगह, उसके आसपास की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका काम करने का मन लगे। हम पूरी तरीके से केवल हमारे परिवहन विभाग के दफ्तर नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली सरकार का हर एक ऑफिस बेहतरीन हो, जहां हमारे अधिकारी, जहां हमारे कर्मचारी अपने आप को बेहतर तरीके से काम करने के लिए मजबूत कर सके, उनका काम में मन लगे और एक अच्छे माहौल में दिल्ली सरकार के अधिकारी जब काम करेंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली वालों का और अधिक फायदा होगा और दिल्ली स्पीड में अपना ये सफर तय करेगी। तो बहुत बहुत बधाई हमारे इस प्रशासनिक भवन के उद्घाटन की भी, मदनपुर खादर के बस टर्मिनल की भी आप सभी को बहुत शुभेच्छा। बहुत अच्छा लगता है कि हर महीने एक उद्घाटन जरूर डीटीसी हमारे परिवहन विभाग का होता है। कभी नई बसेस देने के लिए, कभी टर्मिनल के लिए, कभी चार्जिंग स्टेशंस के लिए, कभी डिपो के लिए। और आने वाले समय में तो हम अपने सभी आईएसबीटीज को जिस तरीके से नई दिल्ली के लिए तैयार करना चाहते हैं, उस और भी दिल्ली खूब अच्छे से आगे बढ़ रही है। ये देश, ये दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजाना नया सफर तय कर रही है। रोजाना हम देखते हैं कि देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और इन ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में दिल्ली भी उसमें आगे बढ़ रही है। हम सब, और मुझे खुशी है कि हमने अपने परिवहन विभाग के माध्यम से जिस ईवी पॉलिसी को दिल्ली के लिए, लोगों के लिए बनाया है, वो पूरे देश में किसी भी राज्य की में ऐसी सुंदर, ऐसी बढ़िया और इफेक्टिव पॉलिसी कहीं नहीं बनी। एक बड़ा बजट, 4000 करोड़ का बजट 4 साल में दिल्ली की जनता पे खर्चने का सरकार ने मन बनाया है, क्योंकि ये दिल्ली वर्षों से उस पॉल्यूशन में, उस खराब हवा के घेरे में लिप्त थी जिसमें आपका, मेरा, पूरी दिल्ली का हर परिवार झेल रहा था दंश। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वो निर्णय ले पा रही है जो शायद अगर मोदी जी का नेतृत्व ना होता तो दिल्ली के लिए संभव भी ना होता। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जनता को कम से कम परेशानी हो। इसी के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य है। अधिकारियों ने बताया कि 50 लाख से अधिक घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए हैं और ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुंच गई है। साथ ही कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है और केवल कल 8,200 टन की बिक्री दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च से अब तक 19 किलो 79 लाख से अधिक सिलेंडरों की बिक्री हुई है। वहीं रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाया गया है और सीएनजी परिवहन भी पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी, आप खुद सुने। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ सप्लाईज अफेक्ट हुई हैं, परंतु हमारी जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है, पेट्रोल और डीजल वगैरह की सप्लाई है, वो नॉर्मल है। घरेलू एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है।
हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और ये क्वांटिटी लगभग 1,50,000 टन होती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी के संबंध में भी मैं बताना चाहूंगी कि फरवरी के महीने में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा ऑटो 177 टन पर डे ऑटो एलपीजी की सेल होती थी, जो अब अप्रैल में लगभग 296 टन पर डे है। ये बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारा जो प्राइवेट जो कंपनीज थी सेल करती थी उनका भी शेयर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शेयर शिफ्ट हुआ है। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सेल में लगभग 67% का इंक्रीज है। अगर स्टेट्स वाइज देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ऑटो एलपीजी के सेल में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर में के संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि जैसा आप जानते हैं कि इसकी संख्या काफी इंक्रीज की जा चुकी है। कल तक लगभग 100 अवेयरनेस कैंप किए जा चुके हैं और इन कैंप्स में लगभग 80,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। पीएनजी नेटवर्क के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए ताकि एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो। और इसके अलावा राज्य सरकारों से भी को लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को भी पत्र लिखे गए और जिसके फलस्वरूप डीपीआईटी, पेसो, मॉर्थ वगैरह ने भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी डिस्पोजल के लिए कहा गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सीजीडी से संबंधित जो पाइपलाइन है वो ग्रीन कैटेगरी में होती है और जो फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट्स है वो वाइट कैटेगरी के में आती हैं और वाइट कैटेगरी में होने के कारण उनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट अंडर रेलेवेंट लॉज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्च 2026 से लेकर अब तक लगभग 4.68 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। लगभग 5,23,000 नए कस्टमर्स को भी रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा 37,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कस्टमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। हमारे पेट्रोल पंप पर भी ऑपरेशन नॉर्मल है और एडिक्वेट सप्लाई है पेट्रोल और डीजल की। रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन एनहांस हुआ है ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से संबंधित कंपनीज को भी C3, C4 मॉलिक्यूल्स का आवंटन किया गया है। लगभग 2,500 टन से अधिक प्रोपिलीन बेची जा चुकी है। कैरोसिन जैसा कि आप जानते हैं 48,000 KL का एडिशनल एलोकेशन किया था। रूटीन एलोकेशन के अलावा ये एडहॉक एलोकेशन को अगर हम देखें तो लगभग 14 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एसक्यू उठाया है। एनफोर्समेंट भी जारी है। कल भी लगभग 2900 रेड की गई हैं और इसी तरह जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लोग हैं उनके द्वारा भी इंस्पेक्शन जारी है और लगभग 255 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अभी तक पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। 65 को लगभग 65 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। और अंत में मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को खरीदें। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि हरिवंश विपक्ष को पर्याप्त समय देंगे और सदन में सभी पक्षों का ध्यान रखेंगे। खड़गे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि ये संवैधानिक भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव तेजी से हुआ, लेकिन लोकसभा में यह पद अब भी रिक्त है। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए अपनी बात सदन में रखी। खड़गे ने हरिवंश को इस पद के लिए पूरी तरह योग्य बताया। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे काल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिले। अच्छा पड़ोसी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उपसभापति का पद वास्तव में आपके चुनाव द्वारा सीख बल्कि पहले ही उपलब्ध अवसर पर भर दिया गया है। ये फॉर्चुनेट है कि इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ। ये भाग्यशाली है और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगा। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही बढ़िया होती। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आपको किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें कुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा, साहब वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है,
पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये तीसरा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं की ओर से, मेंबर्स की ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कुल 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से 2427 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी लागत 2225 करोड़ रुपए है। इसके जरिए प्रदेश की 871 बसाहटें मजबूत सड़क कनेक्टिविटी से सीधे जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के ग्राम विकास के सपने को साकार कर रही है। इन सड़कों से जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को नई गति देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आदिवासी भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आज जसपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत कुल 774 सड़कों का शिलान्यास यहां पर हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 774 सड़कों का, जिनकी लंबाई 2427 किलोमीटर और लागत है 2225 करोड़, और इसमें कुल 871 बसाहट जुड़ेंगे। तो इतने बड़े काम का आज हम लोग शिलान्यास जसपुर की धरती से कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए जसपुर का चयन हुआ, इसके लिए माननीय मंत्री जी का और उनके विभाग का हम आभार व्यक्त करते हैं। और इतना बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि इतना बड़ा सौगात उन्होंने दिया है। और आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज का हम लोग यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। इससे निश्चित रूप से 871 हमारे गांव 12मासी रोड से जुड़ेंगे और वहां भी विकास अब त्वरित गति से वहां पर पहुंचेगा। तो इसे 871 पूरे जो बसाहट है हमारे प्रदेश के अंदर, उन लोगों को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भारत सरकार भारतमाला योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 2 लंबी सड़कें बनवा रही है। एक तो रायपुर से सीधा विशाखापट्टनम जा रहा है और एक रायपुर बिलासपुर होते हुए सीधा धनबाद जा रहा है और धनबाद जसपुर होके जा रहा है। और ये भारतमाला योजना के बन जाने से ये मात्र जसपुर से हमको लगता है कि आज रायपुर पहुंचने में 7 घंटे से ज्यादा लगता होगा, लेकिन इसके बनने के बाद मात्र 5 साढ़े 5 घंटे में रायपुर पहुंच जाएंगे। ऐसा अच्छा रोड भी बन रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावों का, उनका भी धन्यवाद आभार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।